मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देश में जब तक गरीबी रहेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मेन एजेंडा भारत से पूरी तरह गरीबी हटाना है। इस चुनाव में पार्टी का नारा है, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। 1971 में जब देश में आम चुनाव होने वाले थे तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह नारा पूरे देश को दिया था। दरअसल ये चुनाव उनकी साख का सवाल था। 1969 में कांग्रेस पार्टी ही दो धड़ों में टूट गई थी और इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया गया था। ऐसे में उन्होंने एक नई पार्टी बनाई और जिसमें 221 सांसदों ने उनका साथ दिया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार अल्पमत में आकर दूसरी पार्टी के सपोर्ट से चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने तुरुप का इक्का निकाला और गरीबी हटाओ नारा दिया। 1971 के चुनाव में उन्हें बम्पर जीत भी मिली थी। ऐसे में चुनाव के बाद इंदिरा को अपना पूरा फोकस अपने वादों को पूरा करने में लगाना था, लेकिन उन्होंने परमाणु हथियार बनाने जैसे महंगे प्रोजेक्ट पर भी अपना ध्यान लगाया। चलिए विस्तार से समझते हैं कि उस समय भारत को परमाणु हथियार की जरूरत क्यों पड़ी। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच हमेशा से ही टकराव होते रहते थे। 1971 में दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और भारत ने ईस्ट पाकिस्तान का साथ देकर उसे बांग्लादेश नाम का एक स्वतंत्र देश बनाया। इसकी वजह से इंदिरा गांधी की पूरे देश में तारीफें हुई, लेकिन इससे तकलीफ पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी हुई। उसने बंगाल की खाड़ी में भारत को डराने के लिए कैरियर बैटल ग्रुप भेजा। इसमें बहुत सारे जहाजों का ग्रुप होता है जिसमें हथियार भरे होते हैं। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए अमेरिका से सीधी टक्कर लेना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए भारत की मदद करने के लिए सोवियत यूनियन आगे आया, जो भारत का हमेशा से ही एक अच्छा दोस्त रहा था। उसने अपने सबमरीन भेजे जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब थे। न्यूक्लियर मिसाइल की वजह से अमेरिका को अपने ग्रुप को वापस बुलाना पड़ा। उसी समय इंदिरा गांधी को सोवियत यूनियन ने परमाणु हथियारों के बारे में बताया और इंदिरा गांधी उनसे काफी प्रभावित हुई। उन्होंने 7 सितंबर 1972 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दौरे पर राजा रमन्ना के साथ बात की थी। राजा रमन्ना जी, आज जब हमें दुश्मन देश आंखें दिखाता है और अमेरिका की मदद से वो हमें डराने की कोशिश करता है, तो क्या हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए और दूसरे देशों से हमें बचाने की अपेक्षा करनी चाहिए, या फिर हमें भी आंख में आंख डालकर बातें करनी चाहिए? हाँ, डरने की कोई बात नहीं मैम। हमारे पास हर वो चीज है जो किसी डेवलप्ड कंट्री के पास है। मैं मानता हूं कि शायद हमारे पास फंड्स उतने नहीं हैं, लेकिन हमारे साइंटिस्ट के अंदर जो जोश और जुनून है वो किसी इम्पॉसिबल टास्क को भी पॉसिबल बना सकता है। हाँ, सही कहा आपने। देश की आजादी से पहले ही हम न्यूक्लियर साइंस पर रिसर्च कर रहे हैं और पिछले 4 सालों से पूरी टीम न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी कर ही रही है। लेकिन आज वक्त की मांग है कि हमें न सिर्फ परमाणु शक्ति के बारे में जानना है, बल्कि उससे परमाणु हथियार बनाकर दुनिया को दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। मैम, हम न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हम बस आपकी इजाजत चाहते हैं। तो क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत है? हाँ, मैं आप लोगों को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत देती हूँ। आप लोग जाइए और होमी जहांगीर भाभा जी की विरासत के रूप में आपको जो भी मिला है उन सबको यूटिलाइज करके भारत के लिए एक न्यूक्लियर वेपन बनाइए। आपको मेरी तरफ से पूरी छूट है, लेकिन याद रखिए, यह हथियार हम किसी को मारने या डराने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपने सेल्फ डिफेंस में बना रहे हैं। यस मैम, आपने डिवाइस का बेसिक डिजाइन तो देख ही लिया है। अब प्लान के फाइनल एग्जीक्यूशन का वक्त आ गया। मैं अपनी टीम के बेस्ट साइंटिस्ट के साथ तैयारी में लग जाता हूं। राजा रमन्ना और उनकी सीक्रेट टीम जिस हां का इंतजार कर रही थी वो उन्हें मिल चुका था। बुद्ध के समय की कहानी बहुत फेमस है। एक बार बुद्ध ने देखा कि एक सांप गांव के बाहरी भाग में एक पेड़ के नीचे रहता था और आने जाने वाले हर इंसान को काट लेता था। एक बार बुद्ध भी उस रास्ते पर गए।
उन्होंने सांप को समझाया कि ऐसे काटने से किसी का कोई भला नहीं होगा और एक दिन गांव के लोग तुम्हें मार डालेंगे। सांप ने बुद्ध की बात मानी और लोगों को काटना बंद कर दिया। वापस आते समय बुद्ध ने देखा कि सांप घायल होकर पड़ा है। पूछने पर उसने बताया कि गांव के बच्चे उसे पत्थर से मारते हैं। तब बुद्ध ने भी सांप को बोला कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन फुसफुसाकर डराने को तो नहीं ना। भारत भी इसी अप्रोच के साथ न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता था। इंदिरा गांधी इस मिशन को लेकर बहुत ही चौकन्नी थी, इसीलिए इसके बारे में उस समय के रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भी कुछ नहीं पता था। सिर्फ इंदिरा गांधी के एडवाइजर्स परमेश्वर हक्सर और दुर्गाधार इस बात की जानकारी रखते थे। इस तरह से परमाणु हथियार बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इस मिशन के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना भी जरूरी है कि भारत में न्यूक्लियर साइंस को लेकर रिसर्च कब और किसने शुरू की थी और आजादी के बाद अलग अलग प्रधानमंत्रियों का न्यूक्लियर साइंस को लेकर रवैया कैसा रहा था। कहते हैं कि अगर आपको एक मजबूत बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले उसकी नींव को बहुत मजबूत बनाना होगा। आजादी के पहले एक ओर जहां हमारे क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक विजनरी की तरह भारत को आजादी के बाद एक मजबूत देश बनाने का सपना देख रहे थे। होमी जहांगीर भाभा भी उनमें से एक ही थे। न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए वो भारत को सुपर पावर बनाना चाहते थे। 1935 में उन्होंने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की। 1939 में भारत आने से पहले वो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट से मिलकर भारत के लिए संभावनाओं की खोज कर रहे थे। 1944 में उन्होंने सर दोराब टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को उसे पावर प्रोडक्शन में करते हैं तो आज से कुछ दशक के बाद हमें किसी और देश के एक्सपर्ट्स लोगों से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अमेरिका और यूरोप की बड़ी यूनिवर्सिटीज में अच्छे पोजीशंस ऑफर किए गए, लेकिन अगर मुझे भारत में अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो मैं भारत में रहकर अपनी रिसर्च से देश को पावरफुल बनाना चाहता हूं। टाटा ट्रस्ट को होमी जहांगीर भाभा का प्रपोजल बहुत पसंद आया और 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की गई, जिसका बजट 80,000 रुपए था, जो उस समय के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा बजट था। इस तरह से देश की आजादी के पहले ही न्यूक्लियर साइंस के रिसर्च की नींव रखी जा चुकी थी। धीरे धीरे भारत के आजाद होने का समय भी पास आ रहा था। साथ ही साथ अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाकों से पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया था। सभी देशों को अपनी सुरक्षा का डर लग रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1946 में अपने भाषण में बोला कि दुनिया में हर देश अपनी सुरक्षा के लिए लेटेस्ट साइंटिफिक डिवाइसेस का यूज कर रहा है। ऐसे में भारत के साइंटिस्ट भी एटॉमिक एनर्जी का कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर भारत को कोई डराने की कोशिश करेगा तो हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी तैयार रहना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, वो गुलसिता हमारा। आज भारत दशकों की गुलामी के बाद खुली हवा में आजादी से सांस ले रहा है। आप सभी को आजादी की बधाई हो। 15 अगस्त 1947 को वो दिन भी आ गया जब हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से पूरी तरह आजाद हो गया और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में वो जहांगीर भाभा को न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। 1948 को भारत में नेहरू के द्वारा एटॉमिक एनर्जी एक्ट लाया गया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इस एक्ट के मुताबिक न्यूक्लियर पावर का यूज पीसफुली और कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए किया जा सकता था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब 3 जनवरी 1954 को एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के रिसर्च सेंटर एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की स्थापना की गई, जिसे बाद में बार्क के नाम से भी जाना गया। साथ ही साथ 3 अगस्त 1954 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE की नींव रखी गई, जिसके सेक्रेटरी डॉक्टर भाभा ही थे। इस तरह से भारत अब एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की ओर एक कदम रख चुका था। क्यों भाभा जी, पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या रखने का सोचा है? सर, अप्सरा नाम होगा। इसकी मदद से हम बेसिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के काम कर सकते हैं। अरे वाह, मतलब हम सही दिशा में आगे जा रहे हैं। हाँ सर, लेकिन हमें एक और रिएक्टर बनाना चाहिए जो इससे ज्यादा एडवांस हो।
हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? सर, इसके लिए हमें कनाडा से हेल्प लेनी होगी और उसके लिए जो हैवी वाटर चाहिए वो हमें अमेरिका से ही मिल सकता है। ठीक है, वो मैं देखता हूं। और इस तरह से भारत ने एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत कनाडा और अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें कनाडा भारत को साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोवाइड कराएगा और उसके लिए हैवी वाटर अमेरिका से आएगा। लेकिन भारत ने भी वादा किया कि वो इसका यूज पीसफुल पर्पसेस के लिए ही करेगा। इस तरह से ये भारत का दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर बनने वाला था। इस रिएक्टर की मदद से इंजीनियर्स और साइंटिस्ट लोगों को ट्रेनिंग देने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती और साथ ही साथ प्लूटोनियम डिवाइस बनाया जा सकता था। इसीलिए पंडित नेहरू ने कनाडा से न्यूक्लियर फ्यूल लेने से भी मना कर दिया और भारत में ही एक प्रोग्राम बनाया जिससे न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल को डेवलप किया जा सके। इस प्रोग्राम को मेटलर्जिस्ट ब्रह्म प्रकाश ने लीड किया और इंश्योर किया कि रिएक्टर चलाने के लिए जिन चीजों की भी जरूरत हो उसे भारत में ही बिना दूसरे देशों की मदद लिए बनाया जा सके। इस तरह से भारत एक परमाणु शक्ति बनने की राह पर चलने लगा था। बाक में बनने वाले रिएक्टर में जहां फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा रिसर्च रिएक्टर की कैपेसिटी 1 मेगावाट की थी, तो वहीं दूसरी ओर कनाडा की हेल्प से बनने वाले रिसर्च रिएक्टर की कैपेसिटी 40 मेगावाट की थी। इसका नाम कनाडा इंडिया रिएक्टर था। लेकिन फरवरी 1956 में अमेरिका ने 21 टन हैवी वाटर का सप्लाई किया तो CIR के साथ US भी जुड़ गया, जिसे जॉइंटली CIRUS या साइरस के नाम से जाना जाने लगा। वैसे तो एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्रॉम्बे में काम 1954 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 20 जनवरी 1957 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया। क्यों भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? सर, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। आपने जो एटॉमिक एनर्जी के लिए बजट को 1954 से 1956 आने तक 12 गुना कर दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैंने अपनी जेब से थोड़ी दिया भाई, देश का पैसा है तो देश के ही काम आना चाहिए ना। आप लोग बस इसी तरह से काम करते रहिए। जी सर, हम साइरस रिएक्टर पर भी अपना काम कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अरे वाह, क्या क्या कर सकते हैं हम इससे? इससे हम वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम भी बना सकते हैं और साथ ही साथ 1 साल में ये 2 बॉम्ब के लिए प्लूटोनियम बना सकता है। अरे वाह, क्या बात है। अभी तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, खासकर अमेरिका हम पर लगातार दबाव बनाए रखा हुआ है। हमें इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही करना है, लेकिन सतर्क रहने में कोई बुराई भी नहीं है। आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूं। यह पूरी टीम के हार्डवर्क और डेडिकेशन का ही कमाल था कि 4 अगस्त 1957 को अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल हो गया और सबका पूरा फोकस साइरस न्यूक्लियर रिएक्टर पर था। साइरस को चलाने के लिए हर साल 20 टन फ्यूल की जरूरत थी। इसीलिए नेहरू जी ने प्रोजेक्ट फीनिक्स को मंजूरी दे दी, जिसकी मदद से साइरस को फ्यूल की लगातार सप्लाई होती रहती। इस प्लूटोनियम प्लांट का कंस्ट्रक्शन मार्च 1961 से शुरू हुआ और 1964 में बनकर तैयार हुआ। लेकिन इन सब बातों से इतर नेहरू जी और डॉक्टर भाभा के मन में कुछ और ही बातें चल रही थी। 1960 को अमेरिका की मदद से भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में बनने की तैयारी चल रही थी। वहां अमेरिकन आर्मी के इंजीनियर केनेथ निकोलस भी पावर प्लांट बनाने के लिए अपने इनपुट्स दे रहे थे। एक बार वो नेहरू जी और भाभा के साथ मीटिंग कर रहे थे, तभी अचानक नेहरू जी भाभा की ओर मुड़े। क्या हम एक न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं? हाँ जरूर, हमारे पास वो क्षमता है कि हम आराम से न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं। वाह, अच्छा, न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 1 साल। इतने समय में सब कुछ तैयार हो जाएगा। क्या हम इस पर काम शुरू करें? नहीं, जब तक मैं हाँ ना करूं तब तक शुरू मत करना। नेहरू जी और भाभा की बातों से यह साफ हो गया था कि वो दोनों ही परमाणु बम बनाने को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन वक्त से पहले कोई भी काम नहीं होता है। वो समय भी परमाणु बम बनाने के लिए सही नहीं था। समय इसीलिए सही नहीं था क्योंकि उस समय भारत और चीन के बीच लगातार सीमा को लेकर विवाद हो रहा था। जब भारत ने चीन से निकाले गए दलाई लामा को अपने देश में शरण दे दी थी, तो चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया। 20 अक्टूबर 1962 को साइनो इंडियन वॉर भारत और चीन के बीच शुरू हो गया था, जहां एक तरफ भारत अपने मित्र देशों की ओर मदद की आशा से देख रहा था,
वहीं दूसरी ओर चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करते जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत के समय परछाई भी साथ छोड़ देती है। ठीक ऐसा ही भारत के साथ हो रहा था। वैसे तो सोवियत यूनियन भारत को मिग फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने के लिए राजी हो गया था, लेकिन उसके अलावा अमेरिका और इंग्लैंड ने एडवांस्ड वेपन्स देने से साफ इनकार कर दिया था। नेहरू जी ने वापस सोवियत यूनियन से वेपन्स के लिए मदद मांगी, लेकिन सोवियत यूनियन ने मना कर दिया और चीन को अपना सपोर्ट देना जारी रखा। भारत ने इस घटना के बाद सोवियत यूनियन को अपना विश्वास पात्र मानना बंद कर दिया। आखिरकार 1 महीने के बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन तब तक भारत के कुछ हिस्सों पर चीन का कब्जा हो चुका था। एक तरफ भारत अभी अभी युद्ध की मार से उभर ही रहा था, तो दूसरी ओर 27 मई 1964 को एक बहुत बुरी खबर आई। आज शाम के बुलेटिन की शुरुआत हम एक बहुत ही दुख की घटना के साथ कर रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की लंबी बीमारी के बाद आज दोपहर 1:44 पर मृत्यु हो गई। और तलब है वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 23 से 26 मई तक वो स्वास्थ्य लाभ के लिए देहरादून में थे। आज सुबह वो जल्दी उठे और सीने में दर्द की शिकायत की। 6:25 को उन्हें स्ट्रोक आया और वो बेहोश हो गए। दोपहर 1:44 पर वो चिर निद्रा में सो गए। इस तरह से एक युग का अंत हो गया था। भारत की आजादी के पहले से ही जिस नेहरू ने भारत को न्यूक्लियर वेपन का सपना देखा था, वो नेहरू अब जा चुके थे। क्या अब न्यूक्लियर वेपन का सपना अधूरा रह जाएगा? क्या कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरह साइंटिस्ट को पूरी छूट देगा, या भारत को बस दूसरे देशों का मुंह ताकना पड़ेगा? जो सपना हमने नेहरू जी के साथ देखा था, उसे हम ऐसे जाने नहीं दे सकते राजा। हाँ सर, हमें हिम्मत नहीं हारना है। माना कि नेहरू जी के जाने के बाद काम थोड़ा सुस्त हो गया, लेकिन अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। हाँ राजा, तुम डिजाइन पर काम करना शुरू कर दो। वैसे हमें सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी होगी। जी सर, मैं टीम के साथ लग जाता हूँ। वैसे आपको एक और बात बतानी है। हाँ बोलो ना। वासुदेव बोल रहे थे कि न्यूट्रॉन इनिशिएटर पर काम अभी से शुरू कर देना चाहिए, जो बम के अंदर प्लूटोनियम कोर में न्यूट्रॉन की वर्षा करके एक चेन रिएक्शन शुरू कर देगा। वो फ्रांस में भी काम करके आए, इसके बारे में उनको बहुत एक्सपीरियंस है। अच्छा, अभी तो दिल्ली बहुत दूर है राजा। पहले हम डिजाइन पर काम करते हैं, फिर आगे की सोचेंगे, राइट? ठीक है सर। साथ ही साथ हमें एक और काम करना होगा। हाँ बोलिए ना सर। हमें धमाके के लिए ऐसी जगह चुनना होगा जहां किसी को कानों कान खबर ना हो हम वहां क्या कर रहे हैं। अमेरिका और दूसरे देश हम पर कड़ी निगाह बनाकर रख रहे हैं। ऐसे में सब कुछ बहुत सीक्रेटिवली करना चाहिए। ठीक है सर, मैं आज से ही ऐसी जगह का खोज में लग जाता हूं। 1965 में कुछ इस तरह की बातें होमी जहांगीर भाभा और उनके जूनियर राजा रमन्ना के बीच हो रही थी। राजा रमन्ना ने फिजिक्स में डॉक्टरेट किया था। 1954 में उन्होंने बार्क सीनियर टेक्निकल स्टाफ के पोजीशन पर ज्वाइन किया और भाभा के अंडर न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट्स में काम करने लगे। इधर देश में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे। 1964 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और 1965 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरे देश में शास्त्री जी की चर्चा होने लगी थी। सर, चीन ने हमें 1962 में युद्ध में मात दे दी। उसके बाद 16 अक्टूबर 1964 को उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट भी कर लिया। हम न्यूक्लियर वेपन कब बनाने वाले हैं? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है वो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन अभी हमारी पॉलिसी बहुत ही क्लियर है कि हम भारत में एटम बम नहीं बनाना चाहते हैं। जब शास्त्री जी को किसी रिपोर्टर ने न्यूक्लियर वेपन को लेकर सवाल किया तो उनका यही जवाब था। उनके पार्टी के मोरारजी देसाई का भी यही मानना था कि जब भारत गरीबी और भूखमरी से लड़ रहा है तो ऐसे में अपना पैसा न्यूक्लियर हथियारों में बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। शास्त्री जी परमाणु हथियारों के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनकी पार्टी उन पर दबाव डाल रही थी। ऐसे में शास्त्री जी ने घोषणा की कि भारत पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की तरफ कदम बढ़ाएगा, जिसे भविष्य में हथियारों की तरह भी उपयोग किया जा सकेगा। ये एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर थी। जहांगीर भाभा भी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। ऑल इंडिया रेडियो को अपने दिए हुए इंटरव्यू में वो इसका जिक्र भी करते हैं।
सर, आप आजादी से पहले से भारत में परमाणु ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भारत इस दिशा में कितना आगे बढ़ गया है? देखिए, जब हमने शुरू किया तो हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन टैलेंट और जुनून में कोई कमी नहीं थी। साथ ही साथ हमें सरकार का भी भरपूर साथ मिला। हो, तो क्या हम परमाणु बम बनाने के लिए तैयार हैं? जी हाँ। अगर हमें सरकार से मंजूरी मिल जाए तो 18 महीनों में ही हम परमाणु बम बना सकते हैं। भाभा जी की इन बातों से लग रहा था कि वो जरूर ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं देश को। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो नजर उतार लेनी चाहिए, वरना दूसरों की नजर लग जाती है। शायद हमारे देश को भी किसी की नजर लग गई थी। 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और 24 जनवरी 1966 को एक और भयानक खबर आई। भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय तरीके से एयरप्लेन क्रैश में मौत हो गई है। वो कंचनजंगा नाम की पैसेंजर एयरक्राफ्ट में सवार होकर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए वियना जा रहे थे। क्रैश की मुख्य वजह जिनेवा एयरपोर्ट और पायलट के बीच मिसकम्युनिकेशन होना बताया जा रहा है। वजह जो भी हो, उनके इस तरह से जाने से भारत के वैज्ञानिकों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। होमी जहांगीर भाभा की मौत के बारे में बहुत सी खबरें बताई गई। कुछ तथ्य तो ये भी बताते हैं कि भाभा जी अमेरिका से फ्लो शेयर डिवाइस भी लेने की कोशिश कर रहे थे, जिसका यूज न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हत्या करा दी गई ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके और इस मौत के पीछे अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ था। वजह जो भी हो, भारत अपना सबसे उम्दा न्यूक्लियर साइंटिस्ट खो चुका था। जिन दो लोगों ने मिलकर भारत को न्यूक्लियर शक्ति बनाने का सपना देखा था, वो दोनों ही जा चुके थे। इस घटना के बाद विक्रम साराभाई को एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया का हेड बना दिया गया। भाभा जी की याद में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के रिसर्च सेंटर एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया, जिसे आज हम BARC या बार्क के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ राजा रमन्ना को CDO बनाकर न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया गया। अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। जब किसी इमारत की नींव हिल जाए तो पूरी इमारत के गिरने का खतरा हो जाता है। भाभा जी के जाने से भी यही खतरा पूरे ऑपरेशन पर मंडराने लगा था। राजा रमन्ना जी, आपको पता है कि आपके और मेरे हालात लगभग एक जैसे ही हैं। भाभा जी के जाने के बाद आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाना है और शास्त्री जी के जाने के बाद मुझे देश, दोनों के ही सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन अब हमको मिलकर पूरी दुनिया को दिखा देना है कि भारत महाशक्ति बनने की काबिलियत रखता है। हाँ मैम, आप बस हमें न्यूक्लियर वेपन बनाने की परमिशन दे दीजिए, बाकी सभी चीजें मैं संभाल लूंगा। परमिशन आपको सही समय पर मिल जाएगी, लेकिन जैसे घर बनाने से पहले सारे सामान की लिस्ट बनाकर उसे इकट्ठा किया जाता है, ठीक वैसे ही न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी, उनकी तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। जी मैडम, मैंने भाभा जी के साथ मिलकर डिजाइन पर काम शुरू कर दिया था और मैं एक्सप्लोजन करने के लिए जगह भी तलाश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, लेकिन अब आप इस काम को एक पूरी टीम बनाकर कीजिए। हर फील्ड के बेस्ट लोगों को अपनी टीम में लीजिए और टीम का साइज छोटा रखिए ताकि इस बात को सीक्रेट रखा जा सके। ठीक है मैडम, मैं ज्यादा से ज्यादा 75 लोगों की टीम बनाऊंगा और न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होगी उसके लिए तैयारी शुरू कर देता हूँ। एक और बात बोलनी थी मैडम। हाँ, बेझिझक होकर बोलिए। आपको मालूम ही है कि विक्रम साराभाई जी विनोबा भावे जी से काफी प्रभावित हैं और वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में क्या हमें फ्री हैंड मिलेगा? हाँ, मिलेगा। मैं मानती हूँ कि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हैं और बार्क भी उन्हीं रिसर्च सेंटर्स में से एक है, लेकिन इस न्यूक्लियर वेपन का बनना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उनको मैं संभाल लूंगी। आप अपने काम में लग जाइए प्लीज। शास्त्री जी की आकस्मिक मौत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी और राजा रमन्ना के साथ उनकी बात हो रही थी। शास्त्री जी से इतर इंदिरा जी का अप्रोच न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बिल्कुल अलग था। वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के पक्ष में थी। राजा रमन्ना ने भी अपनी टीम तैयार करनी शुरू कर दी थी। आइए हम उनकी टीम से मिलते हैं। होमी सेथना एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। न्यूक्लियर सिस्टम को डिजाइन करने के लिए जो टीम बनी उसमें
राजा गोपाला चिदम्बरम जो टीम लीड बनाए गए थे। उस समय वो बार्क में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्चर थे। उनका काम था कि उन्हें प्लूटोनियम डिफरेंट टेम्परेचर में किस तरह से काम करता है इसका पता लगाना था। ये बात बम को डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाद में उनके साथ सतिंदर कुमार सिक्का को भी शामिल कर लिया गया था। 1968 में पीके आयंगर भी टीम का हिस्सा बने। वो न सिर्फ राजा रमन्ना के डेप्यूटी बने बल्कि उन्हीं के कंधों पर डिवाइस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भी थी। दिसंबर 1968 और जनवरी 1969 के बीच पीके आयंगर अपने साथ 3 लोगों को लेकर सोवियत यूनियन में डबना गए। पीके आयंगर जी, आपकी ट्रिप का आउटपुट क्या रहा? हाँ रमन्ना जी, मैं वहां के न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। वहां के रिएक्टर बहुत तेज थे जो प्लूटोनियम फ्यूल से चलते थे। ये फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर होते हैं। इसका उपयोग फिशन बॉम्ब्स के कोर बनाने में होता है। अच्छा, और ये पल्स्ड फास्ट रिएक्टर से कैसे अलग होते हैं? पल्स्ड फास्ट रिएक्टर में जरा सा थर्मल एक्सपेंशन होने से कोर में रिएक्शन बंद हो जाता है, बल्कि फिशन बॉम्ब्स के कोर में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका ने अपने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी इसका इस्तेमाल किया है। अरे वाह, ऐसे में हमें भी ऐसे रिएक्टर सेटअप तैयार करने चाहिए। राजा रमन्ना और आयंगर के बीच ऐसी बातचीत हो रही थी। जनवरी 1969 को इस प्लान को अप्रूव कर दिया गया। इस प्लूटोनियम रिएक्टर का नाम पूर्णिमा रखा गया, जो प्लूटोनियम रिएक्टर फॉर न्यूट्रॉन इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग असेंबलीज का एक्रोनिम था। जो इसके लिए मीटिंग हुई उसमें आयंगर, राजा रमन्ना, होमी सेथना के साथ साथ सारा भाई भी मौजूद थे। सारा भाई ने मीटिंग में हिस्सा लेकर यह बता दिया था कि वो भी न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट के सपोर्ट में आ गए थे। चलिए पूर्णिमा रिएक्टर की बात करते हैं। इसका कोर एक हेक्सागोनल था जिसे 177 स्टेनलेस स्टील से बने रॉड से बनाया गया था, जिसके अंदर 18 किलो प्लूटोनियम आ सकता था। इस रिएक्टर की वजह से भारत के फिजिसिस्ट्स फास्ट फिजन और फास्ट न्यूट्रॉन्स के बारे में समझ पाए कि ये किस तरह से काम करता है। पूर्णिमा रिएक्टर चलाने के लिए हर साल 18 किलो प्लूटोनियम की जरूरत होती थी। इसीलिए अब पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम बनना शुरू हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि एक बम बनाने के लिए 6 किलो प्लूटोनियम की जरूरत होती है। ऐसे में धीरे धीरे भारत अपने ही दम पर पर्याप्त मात्रा में प्लूटोनियम बनाने लगा था। 1970 में राजा रमन्ना ने प्रणब रेबाती रंजन दस्तीदार, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन सिस्टम टीम के हेड थे, उन्हें पुणे के एक्सप्लोजिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में भेज दिया, जहां पर उन्होंने बॉम्ब के डेटोनेशन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर बसंती दुलाल नाग चौधरी डीआरडीओ के डायरेक्टर बन गए। उन्होंने राजा रमन्ना के साथ मिलकर उन लोगों की तलाश करना शुरू कर दिया जो बम के इम्प्लोजन सिस्टम के लिए एक्सप्लोजिव लेंसेज बना सके। इस तरह से अब बार्क के साथ साथ डीआरडीओ की टीम भी इस मिशन को पूरा करने में लग गई। साथ ही साथ भारत के ऊपर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने का इंटरनेशनली दबाव बनने लगा। तब इंदिरा गांधी ने राजा रमन्ना से बात की। तो क्या लगता है आपको, क्या हमें नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करनी चाहिए? इस ट्रीटी को साइन करने का यह मतलब होगा कि भारत न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा। मुझे ये दूसरे देशों की चाल लगती है, क्योंकि दूसरे देश तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर बैठे हैं। ठीक है, फिर हम एनपीटी साइन नहीं करेंगे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करने का मतलब यह होता है कि भारत न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाता। वैसे अमेरिका और कनाडा जैसे देश लगातार भारत के ऊपर दबाव बना रहे थे, लेकिन भारत भी अपने स्टैंड पर अडिग था। इस तरह से भारत जोर शोर से न्यूक्लियर वेपन बनाने की ओर अग्रसर हो चुका था। आज भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा के ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बना दिया है। पूरे देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हिम्मत की दाद दी जा रही है। कंग्रेचुलेशंस मैडम, आपने पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी है। थैंक यू राजा रमन्ना, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही जीत नहीं है बल्कि पूरे भारत की जीत है। इस युद्ध में चीन ने पाकिस्तान का साथ देकर हमें हराने की पूरी कोशिश की। फिर भी हमने सोवियत यूनियन सपोर्ट से चीन और अमेरिका जैसे देशों को भी हमारे ऊपर दबाव बनाने नहीं दिया। यस मैडम, और आपने अपनी पार्टी को भी अच्छी तरह से हैंडल किया है। हाँ, पॉलिटिक्स में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब वैसे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की तैयारी कहाँ तक पहुँच गई है? मैम, बेसिक डिजाइन तैयार हो चुका है।
आप जब भी चाहें आकर देख सकती हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम शेड्यूल करती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे डिवाइस के बारे में टेक्निकल चीज़ों को ज़रा सरल शब्दों में बता सकते हैं? ओके मैडम। डिवाइस में एक इम्प्लोसिव सिस्टम लगा होगा, जिसमें 2 तरीके के एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल होगा। तेजी से धमाका करने के लिए RDX, TNT मिक्सचर, और स्लो एक्सप्लोजन करने के लिए बोरियम नाइट्रेट और TNT मिक्सचर। स्लो एक्सप्लोजिव का आकार शिवलिंग का होगा और साथ ही इसमें 12 लेंसेज भी लगाए गए होंगे। ये लेंस मतलब क्या होता है? ये एक खास प्रकार का एक्सप्लोजिव चार्ज होता है, जिसे एक खास शेप में कुछ इस तरह से रखा जाता है कि जब इनमें तरंगों से विस्फोट होता है तो अंदर ही अंदर की तरफ ट्रैवल करते हैं और वो न्यूक्लियर फिजन मटेरियल तक पहुंचते हैं तो फिजन अपनी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। मतलब फिजन मटेरियल प्लूटोनियम में इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी कि चेन रिएक्शन की शुरुआत होने लगे। डिवाइस के बीच में प्लूटोनियम का एक गोला होगा जो 12 लेंसेज से घिरा होगा, जो देखने में कमल के फूल के आकार का होगा। ओह, बहुत ही बढ़िया। सच में आशा करती हूँ कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही होगा। जब इंदिरा गांधी 7 सितंबर 1972 को बार्क पहुंची तो उन्होंने डिवाइस का लकड़ी का मॉडल देखा और उन्होंने फाइनल वेपन बनाने की मंजूरी दे दी। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह थी कि इसके लिए कोई भी लिखित आदेश नहीं दिया गया था, सब कुछ वर्बली ही चल रहा था। इस प्रोजेक्ट को इतना सीक्रेट रखा गया था कि इंदिरा गांधी के 2 खास लोगों के अलावा किसी और को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहां तक कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को भी नहीं। इस टेस्ट को करने के लिए राजस्थान के पोखरण को चुना गया। इस जगह को इसीलिए चुना गया क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में धूल की आंधी चलती रहती थी और टेम्परेचर भी लगभग 50 डिग्री रहता था। ऐसे में जो अमेरिकी सैटेलाइट भारत के ऊपर नजर रखे हुए थे उनके लिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। पोखरण के आसपास के गांव के लोगों को ऐसा लगा कि वहां सेना का कोई कैंप लगा है। साइंटिस्ट भी आर्मी की ड्रेस पहनकर ही रहते थे। साथ ही साथ धमाके के लिए वो जगह परफेक्ट थी क्योंकि वहां दूर दूर तक रेगिस्तान था। ऐसे में कोई अनहोनी होने की कोई चांस नहीं थे। लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उसके न्यूट्रॉन इनिशिएटर को तैयार करना। जब वासुदेव के को इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि इसे बनाने में कम से कम 18 महीने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही चल रहा था। 1973 में सर ट्रॉम्बे का फीनिक्स प्लूटोनियम प्लांट में लीकेज होने के बाद उसे बंद कर दिया गया था। ऐसे में हमें बम के लिए प्लूटोनियम मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। हमारे पास जितना प्लूटोनियम बचा है, क्या हम उसका उपयोग करके बम नहीं बना सकते? सर, बचे हुए प्लूटोनियम की खपत पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में हो जाएगी। अगर ऐसा है तो पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दो। अभी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बम ही होनी चाहिए। कहते हैं कि जब किसी बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं तो छोटे गोल्स की कुर्बानी देनी ही पड़ती है। ठीक ऐसा ही न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के साथ भी हो रहा था। खैर, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 18 मई 1974 का दिन तय किया गया। वो दिन बुद्ध पूर्णिमा का था। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को बुद्ध से जोड़ा गया। लेकिन इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ही क्यों रखा गया, उसके पीछे की भी एक कहानी है। कहते हैं कि बुद्ध के समय में एक राक्षस अंगुलीमाल रहता था। उस रास्ते में जो भी कोई आता वो उसकी उंगलियां काट लेता था। उसकी दहशत के कारण वो रास्ता खाली रहता था। एक बार उसने देखा कि उनके रास्ते में बुद्ध मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। इस तरह से बुद्ध को मुस्कुराता हुआ देखकर वो हैरान हो गया। उसने बुद्ध से सवाल किया कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वो उसकी उंगलियां काट लेगा। तब बुद्ध ने पूछा कि क्या वो किसी पेड़ की शाखा को काट सकता है। अंगुलीमाल ने तुरंत ही एक पेड़ की शाखा को काट दिया। अब बुद्ध ने वापस उसे पेड़ की शाखा को लगाने के लिए कहा तो अंगुलीमाल को लगा कि बुद्ध पागल हो गए। उसने तुरंत ही कहा कि एक बार पेड़ काटने के बाद उसे वापस जोड़ना आसान नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर हम में जोड़ने की ताकत नहीं है तो हमें तोड़ना नहीं चाहिए। इसके बाद अंगुलीमाल की आंखें खुल गईं और वो संत बन गया। भारत भी अपने पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट से यही मैसेज देना चाहता था कि किसी भी तरह के युद्ध से बस लोगों की जान जाती है और हाथ में कुछ नहीं आता। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। देखते ही देखते जनवरी 1974 भी आ गया। बम को बनाने के लिए शाफ्ट मतलब एक ऐसे गड्ढे को बनाने की जरूरत थी जो बम के धमाके को एब्जॉर्ब कर सके। इस शाफ्ट को बनाने के लिए लगभग 800 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक का गड्ढा करना था और इस काम की जिम्मेदारी
61 इंजीनियरिंग रेजिमेंट को दे दी गई। राजा रमन्ना ने रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रीवाल को कॉल किया। कैसे हैं जनरल साहब? मैं बढ़िया हूं जी, बताइए क्या काम है? जनरल साहब, दरअसल आपके इंजीनियरिंग रेजिमेंट की मदद से मुझे एक शाफ्ट तैयार कराना है। अच्छा जी, चलिए मैं आपको बताता हूं। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ड्राई एंटरप्राइज कहा गया। शुरुआत में राजा रमन्ना को जनरल से सहयोग नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के इंटरफेयर करने के बाद यह काम शुरू हो गया। शुरुआत में शाफ्ट को बनाने में काफी मुश्किलें आईं, क्योंकि किसी को भी आइडिया नहीं था कि शाफ्ट को किस शेप में बनाना होगा। जब भी कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान भी परीक्षा लेता है। ठीक ऐसा ही इस ऑपरेशन के साथ भी हो रहा था। जिस जगह पर शाफ्ट को बनाया जा रहा था वहां से लगातार पानी निकल रहा था। पंप की मदद से लगातार पानी को बाहर निकाला जा रहा था। जब फिर भी कोई उपाय नहीं निकला तो फरवरी में दूसरी जगह शाफ्ट बनाना तय किया गया। परीक्षण को बस 14 दिन ही बचे थे और न्यूट्रॉन इनिशिएटर का ट्रिगर भी अभी तक पोखरण नहीं पहुंचा था। 4 मई 1974 को टीएस मूर्ति और पीके आयंगर उसके ट्रिगर को फ्लाइट में लेकर पोखरण आ रहे थे। उन्होंने ट्रिगर को एक थर्मस की बोतल में रखा हुआ था। एयरपोर्ट पर जब उन्हें रोककर पूछा गया कि इस थर्मस में उन्होंने क्या रखा है, तो उनके साथ ही ट्रैवल कर रहे आर्मी ऑफिसर ने बोला कि ये एक नाइट विजन डिवाइस है जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। इस तरह से मिशन को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। 13 मई 1974 को वो दिन था जब डिवाइस लगभग 900 किलोमीटर ट्रैवल करके ट्रॉम्बे से पोखरण पहुंचा दिया गया था। डिवाइस वहां टुकड़ों में पहुंचा था और अब उसे किसी तरह से असेंबल भी करना था। शाफ्ट से 40 मीटर की दूरी पर डिवाइस को असेंबल करने का काम शुरू कर दिया गया। उसे असेंबल करते समय प्लूटोनियम कोर को कॉपर की डेस्क में मोल्ड किया गया ताकि वो एक हीट सिंक की तरह काम कर सके। राजस्थान की गर्मी में दूसरे डिवाइस भी पिघलने लगे थे, इसीलिए उन्हें असेंबल करने में दिक्कत आ रही थी। उस दिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी डिवाइस असेंबल नहीं हुआ। अगले दिन सुबह फिर से कोशिश की गई, तब कहीं जाकर डिवाइस असेंबल हुआ। हर एक लेंस का वेट 100 किलो था। ऐसे में उसे उठाने के लिए 4 लोग लगते थे। जब 6 लेंस को असेंबल किया गया तो उसे शाफ्ट की तरफ ले जाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक लेंस नीचे गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि एक एक्स्ट्रा लेंस था और जल्दी से उसे फिट कर दिया गया। जब डिवाइस को फिट किया गया तो पूरा डिवाइस असेंबल हुआ तो उसका डायमीटर 1.25 मीटर और वेट 1400 किलो था। 15 मई को डिवाइस को एल शेप में बने शाफ्ट के नीचे तले में बनी कैविटी में डालकर उसे रेत और सीमेंट से सील कर दिया गया, क्योंकि साइंटिस्ट्स हवा में एक्सप्लोजन नहीं चाहते थे। टेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए उस जगह से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वेशन बंकर बनाया गया था। इन सब टेक्निकल चीजों के बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक एक बात की खबर दी जा रही थी। इस ऑपरेशन के कुछ दिन पहले 15 मई को इस मिशन को सुपरवाइज करने वाले होमी सेथना उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए। प्राइम मिनिस्टर मैडम। हाँ सेठा, प्रेपरेशंस कैसी चल रही हैं? मैम, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। हमने डिवाइस को शाफ्ट में भी पहुंचा दिया है। अब आपसे बस एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलिए ना। अब आप ये मत कहिएगा कि इसे बाहर निकालो, क्योंकि ऐसा करना आप पॉसिबल नहीं है। अब आप हमें आगे जाने से नहीं रोक सकती हैं। गो अहेड। क्या आपको डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अब यहां से पीछे मुड़ना पॉसिबल नहीं है। डोंट वरी, आज से कुछ दिनों के बाद पूरी दुनिया भारत की ताकत को देखेगा। 18 मई 1974 के दिन सुबह 8 बजे को धमाका होना था। सभी चीजों की तैयारी हो गई थी, लेकिन तभी एक इंसिडेंट होता है। सुबह 7 बजे टीम के साथी वीएस सेठी को टेस्ट साइट से फाइनल सेटअप को चेक करने के बाद वापस आना था, लेकिन वो वापस नहीं आ पा रहे थे क्योंकि बीच में ही उनकी जीप खराब हो गई थी। उन्होंने जीप को वहीं छोड़ दिया और 2 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आए। इसकी वजह से ब्लास्ट का समय 5 मिनट बढ़ा दिया गया। साथियों, डेटोनेटर का बटन किसे दबाना चाहिए? सर, इसका डिसीजन आप ही लें। मुझे लगता है जिसने इस डेटोनेशन सिस्टम को बनाया है उसे ही दबाना चाहिए। अब सबकी निगाहें प्रणब रेबाती रंजन दस्तीदार पर जम गई। अब ब्लास्ट करने में कुछ ही मिनट का समय बाकी था। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धूल का एक गुबार उठा
और ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिल गई हो। इस धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। प्रधानमंत्री को फोन करके बस एक ही मैसेज दिया गया कि बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। इतना सुनने के बाद उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी ही देर के बाद रेडियो के जरिए पूरे देश को इस घटना की जानकारी दी गई। भारत परमाणु परीक्षण करने वाला ऐसा पहला देश था जो यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर नहीं था। इस घटना का इंटरनेशनली बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। कनाडा की तरफ से बोला गया कि इस टेस्ट की वजह से 1971 में जो अग्रीमेंट हुआ था उसका वायलेशन हुआ है, इसीलिए अब वो आगे से भारत की मदद नहीं करेगा। अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए और भारत को किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया। वैसे आगे जाकर जब अमेरिका को ये यकीन हुआ था कि इस न्यूक्लियर टेस्ट से न्यूक्लियर मटेरियल अग्रीमेंट का वायलेशन नहीं हुआ था, तो उन्होंने तारापुर रिएक्टर के लिए यूरेनियम की सप्लाई की। पाकिस्तान ने 10 जून 1974 को होने वाली बातचीत को कैंसिल कर दिया और उसके प्रधानमंत्री ने बोला कि वो न्यूक्लियर वेपन से डरकर ब्लैकमेल नहीं होने वाले हैं। लेकिन फ्रांस और रशिया से भारत को सपोर्ट मिला। आने वाले सालों में इस टीम से जुड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स को पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा गया। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से भारत अगले 24 सालों तक कोई परमाणु टेस्ट दोबारा नहीं कर पाया, लेकिन 1998 में फिर पोखरण में ही न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया गया कि भारत किसी भी देश से कम नहीं है और जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करने के लिए खुद तैयार है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तीसरी दुनिया के लोग जब न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? सर, भले ही वो तीसरी दुनिया के लोग कहे जाते हैं, लेकिन उनके पास कमाल के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने सालों की मेहनत से वो काम किया है। अच्छा, हमें भी ऐसे ही न्यूक्लियर वेपन्स बनवाने हैं। क्या हम उनमें से किसी को यहां इनवाइट कर सकते हैं? सर, हम कोशिश तो कर सकते हैं, शायद कोई मान भी जाए, लेकिन हमें उन्हें होशियारी से बुलाना होगा। सीधा पूछने पर वो लोग नहीं आएंगे। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। कुछ ऐसी ही बातें सद्दाम हुसैन और उनके साथियों के बीच 1978 में हो रही थी। भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी बहुत से देश इस बात को पचा नहीं पा रहे थे। सद्दाम हुसैन अल बकर की रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के प्रमुख सदस्य बन गए थे और वो अल बकर को सत्ता से हटाकर खुद इराक की सत्ता पाना चाहते थे। पूरे विश्व में वो खूंखार रवैये के लिए मशहूर थे। ऐसे में वो इराक के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनवाने की तैयारी में लगे हुए थे। ऐसा समय भी आया जब वो अल बकर को सत्ता से हटाकर खुद इराक के प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका एक ही उद्देश्य था। उन्हें लगता था कि जब भारत जैसा पिछड़ा देश न्यूक्लियर वेपन बना सकता है तो उनके देश में तो न्यूक्लियर वेपन होना ही चाहिए। इसे बनवाने के लिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारत से राजा रमन्ना को अपने पर्सनल गेस्ट की तरह बगदाद इनवाइट किया। राजा रमन्ना को उस समय तक भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया था और न्यूक्लियर वेपन्स पर काम करने वाले देशों में उन्हें जाना जाता था। सद्दाम हुसैन उस समय इराक के प्रेसिडेंट थे। ऐसे में राजा रमन्ना के सामने उनके इनविटेशन को मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। जब राजा रमन्ना बगदाद पहुंचे तो उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। 1 हफ्ते उन्हें पूरा राजकीय सम्मान दिया गया। वो उनके दौरे का आखिरी दिन था और तभी सद्दाम हुसैन ने उन्हें मुलाकात के लिए इनवाइट किया। क्यों राजा, कैसा लग रहा है इराक? सर, बहुत अच्छा सर। अच्छा, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तुमने तुवाइथा में हमारे मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी विजिट किया ना? जी सर। तो कैसा लगा तुम्हें? क्या इराक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है। अगर एक ही डायरेक्शन में काम किया जाए तो पॉसिबल है। अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे बताओ कि तुमने भारत में जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एफर्ट्स लगाए थे उसके लिए कितना चार्ज किया था? सर, देश के लिए काम करने का चार्ज नहीं लगता है, बस थोड़ी सी देशभक्ति और देशवासियों से मिलने वाला प्यार ही काफी होता है। अरे राजा, पैसा भी तो कोई चीज होती है। हाँ सर, लेकिन देश से बढ़कर नहीं। ठीक है, मुझे लगता है कि देश के लिए तुम्हें जो करना था वो तुम कर ही चुके हो। सर, मैं समझा नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब ये कि तुम्हें अब वापस अपने देश जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ और न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरा इंचार्ज ले लो। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं।
तुम हमें इराक के लिए न्यूक्लियर वेपन बना कर दो और हम तुम्हें इतने पैसे देंगे जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश होगी, सोच लो। सर मुझे कुछ वक्त की मोहलत दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। सद्दाम हुसैन की यह बात सुनकर राजा रमन्ना चौंक गए और उन्हें यह डर लगने लगा कि सद्दाम हुसैन उन्हें किसी भी हालत में वापस नहीं जाने देंगे और उनकी पूरी जिंदगी इराक में ही कटने वाली है। उन्होंने तुरंत ही भारत वापसी की टिकट कटाई, लेकिन रात भर वो डर की वजह से सो भी नहीं पाए। उनका डर भी जायज था। सद्दाम हुसैन जितना खूंखार था, उसके लिए किसी साइंटिस्ट को अपने देश में कैद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। खैर, जब राजा रमन्ना किसी तरह वापस आए तो उसके बाद कभी भी इराक नहीं गए। सद्दाम हुसैन के इस डेस्परेट अटेम्प्ट से पता चला कि भारत के न्यूक्लियर वेपन टेस्ट का पूरी दुनिया में क्या असर पड़ा था। राजा रमन्ना ने भी बाद में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि पोखरण का न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किसी भी तरह से पीसफुल नहीं था। एक बंदूक गोली मारने के ही काम आती है, चाहे उससे आप किसी आदमी को फायर करो या किसी खाली ग्राउंड पर। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को हुए 2 दशक से भी ज्यादा हो चुके थे। इसी दौरान देश में पहले इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की अकस्मात हत्या हो चुकी थी। देश में कांग्रेस का दबदबा खत्म हो चुका था और गठबंधन सरकार चलने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी के बहुमत वाली गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। गठबंधन सरकार की बहुत सी मजबूरियों के बावजूद अटल जी के इरादे पक्के थे। वो भारत में एक बार फिर से न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट करके ये बताना चाहते थे कि 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कोई तुक्का नहीं था। लेकिन इस बार ये इतना भी आसान नहीं था। 1995 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब न्यूक्लियर टेस्ट को उन्होंने मंजूरी दे दी थी। अमेरिका इस बार बहुत ही चौकन्ना था और उसे मालूम चल गया था कि भारत फिर से ऐसी कोशिश करने वाला है। इसीलिए उस समय यह पॉसिबल नहीं हो पाया था। 1996 में फिर से नरसिम्हा राव ने इसे हरी झंडी दे दी, लेकिन इस बार अमेरिका से ऑफिसर्स आए और उन्होंने भारत को सबूत दिखा दिए कि वो न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। ऐसे में फिर से वो प्लान कैंसिल हो गया। 1964 में जब अटल जी सांसद थे तो उन्होंने चीन के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब का जवाब न्यूक्लियर बॉम्ब ही हो सकता है। इसीलिए 1997 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट को फिर से हरी झंडी दे दी। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही मात्र 13 दिनों में उनकी सरकार गिर गई। 1998 में फिर से उनकी सरकार बनी। वो फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के लिए रेडी थे। कलाम जी, अमेरिका हम पर बहुत ज्यादा निगरानी रखे हुए है। जमीन तो छोड़ो, वह आसमान में भी हमारे ऊपर सैटेलाइट से नजर रख रहा है। ऐसे में हम कैसे कोई काम कर पाएंगे? अटल जी, अमेरिका का सैटेलाइट हर 1 से 1.5 घंटे में पोखरण रेंज से गुजरता है। ऐसे में हमें उसी बीच में काम करना होगा, जिससे अगली बार जब सैटेलाइट वापस आए तो उन्हें कुछ भी समझ ना आए। लेकिन क्या ऐसे टुकड़ों में काम करना पॉसिबल होगा? हाँ, आप उस जगह को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए रिजर्व कर दीजिए। हम वहां आर्मी की ड्रेस पहनकर अपना काम करेंगे। सैटेलाइट से ऊपर देखने पर भी उन्हें शक नहीं होगा और हम ज्यादा से ज्यादा काम रात में ही करने की कोशिश करेंगे। वाह, ये सही रहेगा। आपको मेरा पूरा सपोर्ट है। इस तरह से काम शुरू हो गया, लेकिन फिर भी अमेरिका को शक हो गया था। इसीलिए उन्होंने सैटेलाइट को ऐसे सेट किया जिससे हर 20 मिनट में वो पोखरण का चक्कर लगाता था। ऐसे में पूरी टीम के लिए काम करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था और टीम मेंबर को कोड वर्ड के जरिए बुलाया जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज नाम दिया गया था। टेस्ट में उपयोग किए जाने वाले डिवाइसेस को भी अलग अलग नाम दिया गया था, जैसे व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर चिदम्बरम की बेटी की शादी की वजह से इसे डिले किया गया। यहाँ उनकी बेटी की शादी को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, बल्कि ये इस बात का ख्याल रखा गया था कि अगर डॉक्टर चिदम्बरम अपनी बेटी की शादी में नहीं जाते तो अमेरिका को शक हो जाता कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुल मिलाकर 5 ब्लास्ट किए गए थे। उनमें से 3 ब्लास्ट 11 मई 1998 को किए गए और 2 ब्लास्ट 13 मई 1998 को किए गए। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि जहां पर टेस्ट किया जाना था, उसी के आसपास आर्मी के जवान क्रिकेट टूर्नामेंट खेला करते थे। ऐसे में सैटेलाइट इसकी वजह से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उस जगह क्रिकेट खेला जा रहा है।
11 मई को ब्लास्ट किया गया तो भयंकर धूल का गुबार उठा, और अगर ऐसे में सैटेलाइट उसे देख लेता तो 13 मई को ब्लास्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। कलाम साहब को यह बात मालूम थी, इसीलिए उन्होंने अटल जी को कॉल किया और अटल जी ने मौसम विभाग को कॉल करके चेतावनी देने को कहा कि राजस्थान में भयंकर तूफान आया है, ऐसे में सभी को अपने घरों में रहना है। इस कंडीशन में अगर सैटेलाइट को कुछ दिख भी जाता है तो उन्हें लगता कि वहां तूफान की वजह से ऐसा हो रहा है। 11 मई के सभी ब्लास्ट सक्सेसफुल थे, इसीलिए अब 13 मई की बारी थी। 13 मई को जब ब्लास्ट हुआ तो पाकिस्तान को डाउट हो गया, क्योंकि ब्लास्ट से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को भूकंप के झटके महसूस हुए। इधर अटल जी ने भी मीडिया को बुलाकर इस बात का ऐलान किया कि भारत में परमाणु बम का परीक्षण किया है। अमेरिका इस बात से आग बबूला हो गया था। उन्होंने बयान जारी किया कि अमेरिका इस बात को कभी नहीं मानेगा। इसके जवाब में अटल जी ने भी बोल दिया कि उन्हें किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों ही ऑपरेशन में मेन डिफरेंस ये था कि 1974 में भारत ने कहा था कि वो हथियार नहीं बना रहे हैं, उन्होंने केवल न्यूक्लियर टेस्ट किया है जिसका उपयोग कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए किया जाएगा। लेकिन 1998 में ऑफिशियली बता दिया गया कि हमने न्यूक्लियर वेपन बनाकर टेस्ट किया है। इस तरह से भारत न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले परमानेंट 5 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसे P5 भी कहा जाता है। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन फिर भी भारत की इकोनॉमी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उधर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर फर्क पड़ने लगा और उसने परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला बेचना शुरू कर दिया। ऐसे में अमेरिका को पाकिस्तान से बैन हटाना पड़ा, साथ ही साथ उन्होंने भारत के ऊपर भी लगे बैन को हटा दिया। इस तरह से वापस सब कुछ नॉर्मल हो गया। 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आज भारत के डिफेंस सिस्टम को दुनिया भर में लोहा माना जाता है तो इसमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन दोनों ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी साइंटिस्ट और दूसरे लोग थे, हम उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद।